कोरोना के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में वहां 104 मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करेंगे। बताया गया कि इस बैठक में दोनों के बीच कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे सीएम केजरीवाल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक सांड ने रास्ते से गुजर रहे एक लड़के पर अचानक हमला कर दिया। बताया गया वो लड़का कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गया था। तभी वहां पहले से मौजूद सांड ने उस पर हमला कर दिया। शिकार होने से बचने के लिए वो लड़का जान हथेली पर लेकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन सांड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आगे लड़का दौड़ रहा था तो उसके पीछे सांड। दौड़ते दौड़ते वो लड़का कुछ ही देर में बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ा। हालांकि वो लड़का सांड के हमले से पहले ही वहां से उठकर चला गया, लेकिन सांड के इस तांडव से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद जानकारी मिलते ही नगर पालिका की टीम उसे पकड़ने में जुट गई। कुछ देर की मेहनत के बाद उस सांड को रस्सी की मदद से पकड़ लिया गया और फिर उसे गाड़ी में बैठाकर जंगल में छोड़ दिया गया। जेपी नड्डा ने बंगाल में रोड शो किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बनगांव और मंगलकोट समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बनगांव में रोड शो भी निकाला। बंगाल की जनता सड़कों पर आकर आतुर होकर के इतनी गर्मी में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने मन बनाया है। मुंबई में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत के बीच उसकी कीमतों में 25% का इजाफा हो गया, जिससे लोगों को दोहरी मार पड़ी। मुंबई के साथ आसपास के इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडर की काफी दिक्कतें हो रही है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो रहा है। कई जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने वाली एक दुकानदार ने ये समस्या क्यों खड़ी हुई, उसके पीछे की वजह साफ की। ऑक्सीजन बनाने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए, रॉ मटेरियल, उसकी कमी आ रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार में चुनावी हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की। जो शहीद परिवार है उसके साथ मिलने के लिए आया है, संवेदना जानने के लिए आया था। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अब दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए। वो पाकिस्तान के चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने आईसीसी वनडे रैंकिंग में अपना पहला स्थान हासिल किया। बाबर आजम को विराट कोहली की जगह नंबर 1 का एक ताज हासिल हुआ। कोहली रैंकिंग में दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। इसी सूची में रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार के कुंभ में शाही स्नान के समय दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी गुप्ता बंधु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो पुलिस से उलझते दिखाई दिए। बताया गया कि शाही स्नान के बाद तय रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से जाने की जिद पर पुलिस कर्मियों से उनका विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका, जिस पर गुप्ता बंधु भड़क गए और पुलिस वालों पर आईजी से कार्रवाई करवाने की धमकी देने लगे। गुप्ता बंधु त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल के समय औली में अपने बच्चों की शाही शादी करवाने पर हाईकोर्ट और एनजीटी के निशाने पर भी आए थे। को फोन लगाऊंगा, बताओ क्या बदतमीजी कर रहे हो, ये समझ नहीं रहे। इस मामले के सामने आने के बाद खुद हरिद्वार के आईजी संजय गुंज्याल ने आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जो नियमों का अगर कोई पालन नहीं करेगा, कानूनी रूप से अगर वो गलत रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति हो कानून से ऊपर नहीं है। अमेरिका के मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक की मौत पर भड़के गुस्से की आंच वहां के दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गई है। पुलिस के 20 साल के इस लड़के पर गोली चलाने के विरोध में ऑरेगन के पोर्टलैंड शहर में भी लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने दंगे की शक्ल ले ली और पुलिस प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गई। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ घरों से निकले थे, क्योंकि उनके हाथों में ढाल और सिर पर हेलमेट दिखे। लेकिन जब पुलिस उनके पीछे दौड़ी तो प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया और फिर तो पुलिस ने उस पर पेपर स्प्रे छोड़ दिया। वहीं मिनेसोटा में जहां 3 दिन पहले 20 साल का अफ्रीकी मूल का नागरिक पुलिस की गोली का शिकार हुआ था, वहां भी लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार तीसरी रात वहां प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। सर्द रात में बर्फबारी के बीच पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद जब बेखौफ लोग सड़क पर निकल आए तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए गैस और तेज रोशनी वाले हथगोले फेंकने शुरू कर दिए।
लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपनी छतरियों को ही ढाल बना लिया। एक प्रदर्शनकारी तो जिद में बीच सड़क पर ही बैठ गया। पुलिस ने उसे रास्ते से हटने की चेतावनी भी दी, लेकिन वो नहीं माना। हालांकि पुलिस को अपनी तरफ आता देख वो रफूचक्कर हो गया। सामने आई तस्वीरों में कार भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से की आग में झुलसती नजर आई। पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल के साथ बैठक की। इसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में पीएम ने कोरोना से लड़ाई में जन भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत बताई, जिसमें राज्यपालों की भूमिका को उन्होंने अहम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में युवाओं की बड़ी भूमिका है, इसलिए उन्हें कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सीबीएसई की 4 मई से 14 जून तक होने वाली 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जबकि 12वीं की परीक्षा टाल दी गई। 12वीं की परीक्षा पर 1 जून को एक और बैठक होगी, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा और अगर ये परीक्षा होगी तो इसकी सूचना 15 दिन पहले ही छात्रों को दे दी जाएगी। वहीं 10वीं की परीक्षा जो रद्द कर दी गई है, उसमें छात्रों को उनके अब तक के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। अगर कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर से खुश नहीं होगा तो उसे बाद में कोरोना के हालात सुधरने पर परीक्षा देने का मौका भी मिलेगा। देश भर में करीब 22 लाख छात्रों ने इस बार 10वीं की तो 14 लाख छात्रों ने 12वीं की परीक्षा देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे, लेकिन कोरोना की वजह से देश के 11 राज्यों में स्कूल पहले से ही बंद थे। प्रधानमंत्री जी ने आज एक तत्काल प्रभाव से एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक का आह्वान किया। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और साथ ही 12वीं के छात्रों को भी राहत देने की मांग की। 12वीं की परीक्षाओं को भी उसी तर्ज पर जैसे 10वीं की परीक्षाओं में मूल्यांकन, 10वीं में मूल्यांकन किया जा रहा है, 12वीं में भी उसी तरह से मूल्यांकन किया जा सकता था। इसका फैसला भी अगर सीबीएसई ले लेता तो 12वीं के बच्चों की भी एंजाइटी, उनका डायलेमा खत्म हो जाता। मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था आईसीएमआर ने रैलियों और धार्मिक कार्यक्रमों को भी कोरोना के बढ़ते संकट की वजह बताया। कारण यह है कि मास गैदरिंग, ये रिलीजियस रीजन हो, पॉलिटिकल रीजन हो या सोशल इवेंट्स हो, उसमें फैले गए। कर्नाटक के बेल्लारी में कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर कुछ लोग एक धार्मिक जुलूस निकालने पर अड़ गए। कड़ा सिद्धेश्वर मेले में रथ यात्रा निकालने की परंपरा सालों पुरानी है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से रथ यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन लोग तो यात्रा निकालने पर अड़ गए। 15 फीट ऊंचा रथ तैयार किया गया। सैकड़ों लोगों की भीड़, ऐसी भीड़ जमा हुई कि सड़क पर पैर रखने की जगह न बचे। न किसी के चेहरे पर मास्क, न कोई दूरी का लिहाज। तस्वीर देखकर ऐसा लगने लगा जैसे कोरोना के आने से पहले का वीडियो हो। सड़क खचाखच भरी हुई, सड़क के दोनों तरफ छतों पर लोग टंगे हुए, छोटे छोटे बच्चे तक भीड़ में मौजूद, लेकिन किसी को कोरोना का कोई डर नहीं। थोड़ी दूर भीड़ पहुंची तो पुलिस की बैरिकेड से सामना हो गया। भीड़ सैकड़ों में थी और पुलिस वाले मुट्ठी भर। लोगों ने आव देखा न ताव और बैरिकेड पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। एक एक बैरिकेड गिराकर पटकने लगे। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें पीटना शुरू कर दिया। छत पर मौजूद एक शख्स ने सड़क किनारे मौजूद कुछ लोगों का एक वीडियो शूट किया। पहले तो भीड़ देखकर समझ ही नहीं आया कि ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं या छुपने की। फिर कुछ पुलिस वालों ने भीड़ को हटाया तो पता चला कि इतने लोग मिलकर एक पुलिस वाले को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीट रहे थे। इसके बाद तो पुलिस वालों को भी समझ में आ गया कि अब डंडा चलाए बिना काम नहीं चलेगा। पुलिस का डंडा चलाना शुरू हुआ तो भीड़ छटती दिखने लगी। पुलिस वालों के सामने जो आया उसे डंडा रसीद किया गया, लेकिन धार्मिक आयोजन होने की वजह से पुलिस ने इतनी रियायत जरूर बरती कि किसी पर कोई केस दर्ज नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की पार्टी नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में बढ़ते कोरोना खतरे पर चर्चा हुई। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 78 कैदियों और जेल कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यही नहीं, जेल में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हो गई। इसके अलावा मंडोली जेल के 11 कर्मचारियों में कोरोना के लक्षण पाए गए। इनमें जेल सुपरिटेंडेंट भी शामिल है। अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस ने आईएनसी टीवी नाम से खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। चैनल पर अपने पहले शो में पार्टी ने महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर पर एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई।
दावा किया गया कि इस चैनल के जरिए सभी राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी का रुख और सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विचार रखे जाएंगे। लगभग 8 घंटे हर रोज ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव रहेगा और ग्रेजुअली हम इसे फर्दर एक्सपैंड करेंगे। इस YouTube चैनल की शुरुआत 24 अप्रैल से होगी। लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने यूपी में पंचायत चुनाव टालने की मांग की। उन्होंने बताया कि लखनऊ में कोरोना तेजी से फैल रहा है, ऐसे में ये चुनाव करवाना अभी सही नहीं होगा। चुनाव को तो मेरी समझ में तत्काल रोक देना चाहिए, 1 महीने डेट बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान बचाना जरूरी है। जयपुर में कई वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना वैक्सीन की कमी की शिकायतें मिली। इन सेंटर्स पर कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। वैक्सीन उतनी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है सेंटर पर जितनी उपलब्ध वैक्सीन हो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं की जाए। हालांकि इन सेंटर्स पर मौजूद डॉक्टरों ने लोगों के आरोपों को खारिज कर दिया। ऐसा एक भी केस नहीं है जिसको कि हमने टोकन दिया हो और हमने नहीं किया। हरियाणा के पानीपत से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर खड़ी एक एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। बताया गया कि वेल्डिंग करवाने के समय निकली चिंगारी से एम्बुलेंस में आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में पूरी एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क किनारे खड़ी ये गाड़ी धू-धू कर जलने लगी। पेट्रोल टैंक में धमाका होने और फिर फ्यूल की आग पकड़ने की वजह से लपटे और भीषण हो गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी उसके पास जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाद में जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। काफी देर तक जूझने के बाद आखिरकार एम्बुलेंस में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक वो जलकर पूरी तरह कबाड़ के ढेर में बदल गई। स्वेज नहर से निकाले गए भारी भरकम जहाज एवर गिवन को मिस्र के अधिकारियों ने जब्त कर दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि मिस्र सरकार ने एवर गिवन जहाज पर 90 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 7,500 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना जहाज के स्वेज नहर में फंस जाने से हुए नुकसान की वजह से लगाया गया, क्योंकि स्वेज नहर में एवर गिवन के 6 दिनों तक फंसे रहने से ये रूट जो है वो जैम हो गया था, जिसकी वजह से करीब 150 जहाजों की आवाजाही इस रास्ते से रुक गई थी, जिससे मिस्र को रोजाना 12 से 15 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 100 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो रहा था। जिसके बाद वहां की सरकार ने जहाज के मालिकों को साफ किया कि जुर्माना देने के बाद ही उसे छोड़ा जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में 1 मई तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, लेकिन मुंबई में व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। मुंबई के बाजारों में कई दुकानों पर इस तरह के पोस्टर चिपकाए गए हैं जिनमें लिखा है कि लॉकडाउन से कारोबारियों की जान चली जाएगी। हालांकि बीती रात 8 बजते ही कर्फ्यू लगा और उससे पहले ही वहां की सारी दुकानें बंद कर दी गई। नियमों को सख्त किया गया है और उसी से व्यापारी वर्ग जो है वो काफी नाराज हैं। यहाँ पर देखें, ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो बंद हैं और इन दुकानों पर ही बैनर, पोस्टर, इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो दुकानों को बंद करने के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं उसको लेकर नाराज़गी है। कुछ दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक चीज़ बताएं, आप लोगों के नई जो गाइडलाइंस आई हुई हैं उस गाइडलाइंस को लेकर क्या विरोध है जिसके चलते ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं? नहीं, ये तो पहले ही लगा चुका था हम लोगों ने, तो महाराष्ट्र का तो लॉकडाउन करने से पहले ये हमें मालूम था, तो ये हम लोगों ने ये लगा चुका था। कहीं ना कहीं रोज़गार पे असर पड़ेगा आप लोगों के? तो ज़रूर पड़ेगा, वो तो पड़ने वाला ही है। लास्ट टाइम भी ऐसे लॉकडाउन हुआ था, सबको तकलीफ हुआ था, अभी भी ऐसे ही होगा। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के मुखिया की गिरफ्तारी पर जारी हिंसा के बीच इमरान सरकार ने इस संगठन पर पाबंदी लगा दी। वहीं इस संगठन के समर्थक अपने नेता साद हुसैन रिजवी को 2 दिन पहले हुई गिरफ्तारी पर एक बार फिर बौखला गए और उन्होंने सड़कों पर उतरकर जमकर उत्पात मचाया। लाहौर से सामने आई तस्वीर में तहरीके लब्बैक के समर्थक एक अस्पताल को निशाना बनाते दिखाई दिए। उन्होंने वहां तोड़फोड़ भी की। इस तरह की घटनाओं के बाद इमरान सरकार ने इस कट्टरपंथी संगठन पर बैन लगाने का फैसला किया। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। सरकार की पाबंदी के बावजूद लाहौर समेत पाकिस्तान के कई शहरों से हंगामे की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने झज्जर कोटली इलाके से एक आतंकी को गिरफ्तार किया।
जो इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा बताया गया। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई है, लेकिन वडोदरा के जिला बीजेपी अध्यक्ष अश्विन पटेल अंबेडकर जयंती पर कई लोगों के साथ केक काटते नजर आए। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने वहां लगने वाले साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करेंगे। दोनों के बीच दिल्ली में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात को काबू में करने के उपायों पर चर्चा होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे केजरीवाल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दूसरे अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। नए नियमों के मुताबिक पूरे राज्य में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा, यानी बाजार शाम 5 बजे ही बंद करने होंगे। कोरोना के खतरे के बीच आज उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 18 जिलों में हो रहे मतदान के समय कोरोना के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गांव की महिलाओं ने शराब बांट रहे एक प्रत्याशी के समर्थकों की पिटाई कर दी। आरोप है कि पंचायत चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए एक प्रत्याशी के समर्थक शराब की बोतलें बांट रहे थे। और जैसे ही ये खबर महिलाओं को मिली, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उस प्रत्याशी के समर्थकों को घेर लिया और उन पर चप्पलों और थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। चाची, अरे बच्चा है, ना बोलो, रोको ना, आपने तो रोको। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन महिलाओं का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने उन लोगों को गांव में घुसने ही नहीं दिया। आप उनकी गलत बात है, आप बड़ापन दिखाते थे, हमारे भी आप ही के हैं। मारपीट के साथ ही महिलाओं ने शराब की बोतलें जमीन पर फेंक दी। इस काम में गांव के लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया। तो ऐसा वोट लेना है लोगों ने। हालांकि उस प्रत्याशी के समर्थक वहां से जाने के लिए आसानी से तैयार नहीं हुए, लेकिन महिलाओं के साथ साथ गांव वालों के तेवर देखकर उन्हें वहां से भागना पड़ा। बिहार के कैमूर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां बिहार सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खान अपने काफिले समेत जंगल की आग में फंस गए। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान अपनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के लिए निकले थे, लेकिन तभी रास्ते में जंगल की आग ने उनका रास्ता रोक लिया। तेजी से बढ़ रही आग को देखकर काफिले में शामिल सभी गाड़ियां वहीं रुक गई। बाद में गाड़ियों को रिवर्स कर उल्टी दिशा से लौटने की कोशिश की गई। गाड़ी निकाल लीजिए, लेकिन ये कोशिश भी धरी रह गई, क्योंकि लगातार फैल रही आग ने दूसरी तरफ भी अपना कब्जा जमा लिया। यानी मंत्री मोहम्मद जमा खान और उनके करीब 50 समर्थक जंगल में लगी आग के बीच बुरी तरह फंस गए। हालांकि बाद में इन सभी लोगों को गाड़ियों को एक खेत में छोड़कर पैदल ही वहां से दूर जाना पड़ा। कोरोना महामारी की नई लहर का असर ट्रेनों पर भी दिखने को मिल रहा है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे कोरोना से पहले चलने वाली अपनी 82% ट्रेनों को शुरू कर चुका है, जबकि रेलवे की योजना 10 अप्रैल तक 90% से ज्यादा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने की थी। लेकिन देश में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की वजह से इस पर रोक लगानी पड़ी। तो वहीं कुछ राज्यों से ट्रेनों की मांग भी कम होने की वजह से कुछ ट्रेनों को शुरू नहीं किया गया। हालांकि जहां पर गर्मियों की छुट्टी की वजह से ट्रेनों की मांग ज्यादा है, वहां स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भारतीय रेल ने 10 अप्रैल तक ये योजना बनाई थी कि वो अपनी 95% तक 95% तक मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को रिस्टोर कर देगा, लेकिन कोविड के मौजूदा लहर ने शायद उस पर ब्रेक लगा दी है। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में अगर उनकी सरकार बनी तो डिप्टी सीएम दलित समुदाय से होगा। जो श्रोमणी अकाली दल की सरकार पंजाब चाहूगी ते जो डिप्टी सीएम है असी दलित परिवार चों लेवांगे। पड़ोसी यूक्रेन से जारी भारी तनाव के बीच रूस की सेना ने शक्ति प्रदर्शन करके अपने तेवर दिखा दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से सेना के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें एक वीरान इलाके में मिसाइलें, मशीन गन और तोपे गोले सब एक साथ चलते नजर आए। ताबड़तोड़ इतना बारूद बरसाया गया कि वीरान इलाका थर्रा उठा और जगह जगह धमाके होने लगे। ड्रिल में रूस की सेना ने अपने आधुनिक हथियारों की नुमाइश तो की ही, उसके जवानों की टुकड़ी भी मोर्चा संभालती दिखी। टैंकों की फौज भी अपना दमखम दिखाती नजर आई। कोरोना के बहाने राहुल गांधी ने यूपी सरकार को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अपनी पहली चुनाव सभा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना के बहाने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला।
मेरे फोन पर वीडियो आया है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए। राहुल के इस वार पर यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया और उन्हें आरोपों को साबित करने की चुनौती दे डाली। राहुल गांधी कहीं झूठ बोलने की उनकी आदत पड़ गई है और उनको लगता है कि ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो कृपया करके वीडियो जारी करें। रेलवे ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए करीब 4000 कोच तैयार किए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक किसी राज्य ने इनकी मांग नहीं की है। ये कोच देश भर में सभी 16 जोन के अलग अलग शहरों में बनाए गए। भारतीय रेल ने करीब 4000 कोचेज को कोविड कोच में कन्वर्ट किया, लेकिन अभी तक इनकी मांग कहीं से नहीं आई। टीएमसी नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर प्रचार के दौरान चुनाव आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत की है, उनके बयानों की शिकायत की है चुनाव आयोग से मिलकर टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने। टीएमसी ने चुनाव आयोग से मिलकर प्रधानमंत्री और अमित शाह पर जातिगत आधार पर बांटने का आरोप लगाया। रैली में उन्होंने बोला था जो मुतवा समाज और नमोशूद्र समाज के लिए हम लोग कुछ नहीं किया है, तो ये वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। दिल्ली में भी कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ गई। राजधानी के LNJP अस्पताल में भी बुरा हाल है। वहाँ कई ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को कोरोना की वजह से खो दिया। उन लोगों के परिजन पहुंच रहे हैं रोते बिलखते हुए जिन लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। वाराणसी जिला प्रशासन ने देश विदेश के श्रद्धालुओं से अपील की कि वो अभी वाराणसी न आए। ये गुजारिश कोरोना के बढ़ रहे संकट की वजह से की गई। यही नहीं, अब काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा मंदिर में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कूच बिहार दौरे पर तंज कसा और दावा किया कि उनसे मिलाने के लिए एक परिवार को जबरन लाया गया। Is this how cruel she is? That a family that has lost a dear one also has to pay double a price under the Gunda Raj of Mamata Banerjee. Not only to kill a young man who is a BJP Karyakarta, but then thereafter also threaten and send goons to ensure that she can put up a public position so that she can get more public support. महाराष्ट्र सरकार के 15 दिन की कड़ी सख्ती के ऐलान के बाद मुंबई से अपने गांवों को लौटने वाले मजदूरों की तादाद बढ़ गई है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना से निपटने के लिए 15 दिनों की कड़ी पाबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद मुंबई में दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर गांव लौटने की आस में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस भीड़ में ज्यादातर वो लोग थे जो बिना रिजर्वेशन के वहां पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा में तैनात जवानों ने उन सभी लोगों पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें वहाँ से हटाया। पुलिस ने भगाना यहाँ से शुरू किया है लोगों को। यहाँ पर देखिए कि जो RPF के लोग हैं उन्होंने अब भगाना जो है वो शुरू किया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से मुंबई में कई काम धंधे ठप हो चुके हैं, जिसकी वजह से मजदूरों ने अपने गांव लौटना शुरू कर दिया। तो सब बंद है। सब बंद है, इसके लिए कहा जा रहा है खाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। मजदूरों की भीड़ ने रेलवे के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी। हालांकि रेलवे ने भरोसा जताया कि मजदूरों को उनके गाँव भेजने के लिए उनके पास पर्याप्त ट्रेनें हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की जरूरत है उतनी हम ट्रेनें चला रहे हैं। महाराष्ट्र में जो सख्ती लागू की गई उसमें जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी और बसें और लोकल ट्रेनें भी चलती रहेंगी। राजस्थान में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। वहां गहलोत सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य भर में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही बाजारों को शाम 5 बजे ही बंद करना होगा। यही नहीं, शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को ही जमा होने की इजाजत होगी। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 4 चरणों की वोटिंग से ठीक पहले रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले नायकों से जुड़े कार्यक्रम करने जा रहा है, जिनमें बंगाल से ताल्लुक रखने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अरविंद घोष से जुड़े कार्यक्रमों को तवज्जो देने के लिए कहा गया है। इसी तरह राजा राम मोहन राय और सत्यजीत रे से जुड़े कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इस सिलसिले में रेलवे बोर्ड की ओर से सभी जोन को एक चिट्ठी भी लिखी गई। रेलवे का ये प्लान आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर देश भर में चल रहे कार्यक्रमों का हिस्सा होगा, जिसकी शुरुआत इसी साल 12 मार्च को साबरमती आश्रम से हो चुकी है।
दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की शुरुआती वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। एक एक कर कई झुग्गियां आग की चपेट में आ गई, उनसे भीषण लपटें निकलती दिखाई दी। कुछ ही मिनट के अंदर झुग्गी बस्ती का एक बड़ा इलाका इस भयानक आग की चपेट में आ गया। जबरदस्त लपटें देख वहां लोगों के बीच भी अफरा तफरी मच गई। किसी तरह लोगों को बाहर निकाला गया। जानकारी मिलने पर दमकल की 25 से ज्यादा गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। इस बीच लपटों से झुग्गियों में धमाके की आवाजें भी सुनी गई। बताया गया कि उनमें रखे कई सिलेंडरों में भी विस्फोट हुए, जिससे आग और भड़क गई। सिलेंडर फटने लग गए, आग देखिए। हालांकि काफी देर की मेहनत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। टोटल 26 गाड़ियां यहाँ काम पे लगी हुई हैं। आग अंडर कंट्रोल है और अभी कोई कैजुअलिटी की अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस बीच वहां एहतियातन कई एम्बुलेंस भी खड़ी दिखाई दी। हालांकि बताया गया कि वहां रहने वाले सभी लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गुजरात में कोरोना से हालात इस कदर बिगड़ गए कि अस्पताल में भर्ती होने के लिए भी मरीज एम्बुलेंस में इंतजार करने को मजबूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ने से अस्पतालों में बेड खाली नहीं है और जो मरीज अस्पताल लाए जा रहे हैं उन्हें बाहर ही अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर डरा देने वाली थी, क्योंकि सरकारी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार लगी दिखी। उन सभी में कोरोना के मरीज थे, लेकिन अस्पताल में बेड खाली न होने की वजह से उनका इलाज बाहर एम्बुलेंस में ही करना पड़ा। मरीजों के साथ उनके घर वाले भी एम्बुलेंस में ही बैठे नजर आए। मरीज अभी भी घंटों से बाहर एम्बुलेंस के लिए में इंतजार में है कि उनकी बारी आएगी और ऑक्सीजन पर वहां पर उनको रखा जा रहा है। अस्पतालों में बेड खाली होने के बाद ही एक एक कर मरीजों को अंदर भेजा जा रहा है, लेकिन इसके लिए उन्हें घंटों रुकना पड़ रहा है। इस तरह की तस्वीरें गुजरात के कई जिलों से सामने आई। इस बीच कोरोना मरीजों के इलाज के लिए गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा में 2 अस्पताल बना दिए गए। अस्पतालों में लगातार हो रही बेड की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया और गुजरात यूनिवर्सिटी में 900 बेड का एक अस्पताल तैयार कर दिया, जिसमें 150 आईसीयू बेड होंगे। बताया गया कि हर बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था रहेगी और इसी तरह वडोदरा में मौजूद स्वामी नारायण मंदिर में भी 500 बेड का अस्पताल बनाया गया, जिसमें 150 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई के इंतजाम रहेंगे। एक हॉल में ये सभी व्यवस्थाएं की गई। कड़ी पाबंदी के पहले दिन रात 8 बजे से महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू होने के बाद सड़कों पर सख्ती बढ़ा दी गई, जिसकी एक तस्वीर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भी सामने आई, जहां जगह जगह पुलिस वाले तैनात हो गए और फिजूल में घर से बाहर घूम रहे लोगों को लौटने की हिदायत दी। कोरोना की वजह से उद्धव सरकार ने 1 मई तक कड़ी पाबंदियां पूरे राज्य में लागू कर दी हैं, जिनका असर रात होते ही दिखाई देने लगा। जिस गेटवे ऑफ इंडिया पर लोग सैर सपाटे के लिए पहुंचते हैं, वहां की तस्वीर आम दिनों से उलट नजर आई। चहल पहल के बजाय वहां सन्नाटा पसरा दिखा। केवल वही लोग सड़कों से गुजरते मिले जिनके लिए किसी जरूरी काम से बाहर निकलना मजबूरी था। पुलिस वालों की सख्ती ऐसी कि उन्होंने बैरिकेडिंग के साथ हर गुजरती गाड़ी पर नजर बनाए रखी। गेटवे ऑफ इंडिया पे हैं, ये वही इलाका है जहां पे लोगों का हुजूम होता है, लोग यहां घूमने फिरने आते हैं। मगर इस समय की तस्वीरें जो हैं वो आप देखिए, पूरी तरीके से जो है दृश्य एकदम खाली दिख रहा है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। News18.com की रिपोर्ट में यह है कि कश्मीर मसले के साथ आतंकी घटनाओं की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ सकता है। साथ ही संभावना जताई गई कि पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत सेना का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इस अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बेहद कम है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर भी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है और आशंका जताई गई कि भारत और चीन के बीच लद्दाख समेत नॉर्थ ईस्ट से लगी सीमाओं को लेकर भविष्य में भी विवाद जारी रहेगा। दुनिया भर के खतरों का आकलन करने के लिए अमेरिकी खुफिया विभाग हर साल ये रिपोर्ट तैयार करता है, जो खुफिया मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति को भी सलाह देता है।